मैं पूनम शर्मा GSM कन्या उच्च विद्यालय +2 जेल प्रेस गया गाइडेंस प्रोग्राम वर्चुअल स्कूल ऑफ गया हिंदी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जगन्नाथ आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 से 1 का अध्ययन करने जा रही हूँ। पिछले पाठ में आप लोग मीराबाई का अध्ययन किए थे। मीराबाई के 2 पदों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। भक्ति भाव की ऐसी धारा बही कि जिसमें मीराबाई जाति कुल सब उसमें कृष्णमय हो गया। चलिए आज हम जगन्नाथ आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके लिखने वाले हैं केदारनाथ सिंह। सबसे पहले हम कवि परिचय करेंगे, इसके बाद नई कविता का परिचय आपको बताऊंगी कि नई कविता किसे कहा जाता है। इसके बाद हम वाचन करेंगे, इसके बाद फिर व्याख्या करेंगे, इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, इसके बाद आप होमवर्क के रूप में आप प्रश्नों का अभ्यास करिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कविता के नई कविता के एक कवि हैं। नई कविता का जन्म प्रगतिवादी कविता के गर्भ से ही हुआ है। तार सप्तक अज्ञेय जी द्वारा जो बनाया गया एक श्रृंखला था, उसमें केदारनाथ जी का भी नाम था। उससे ही इनका व्यक्तित्व और काव्य हम पाठक के बीच आया। उसके बाद एक कवि का नाम हम लोगों के बीच आया और एक उभरकर मुख्य कवि के रूप में नई कविता के कवि ये बने। देखिए यह जो चित्र है केदारनाथ जी का है और इनको पुरस्कृत करते हुए प्रणब मुखर्जी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हैं। अब इनके जन्म के बारे में हम थोड़ा जान लें। इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था, जो चकिया जिला बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये शिक्षक थे, प्राध्यापक थे, शिक्षण के कार्य करते थे और भाषा विभाग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हिंदी के प्रोफेसर पद पर थे। इनको सम्मान दिया गया क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आशान कविता पुरस्कार, दयावती मोदी कविता पुरस्कार आदि। कृतियाँ, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी थी? अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस और अन्य कविताएं। बाघ इनका कविता संग्रह है जो लंबी कविता है। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के मतलब होता है, बिंब मतलब प्रतिबिंब। इनके काव्य में आपको प्रतिबिंब रूप में इनकी कविताएं मिलेंगी जो हम आगे अध्ययन करेंगे। और मेरे समय के शब्द, आलोचना तथा शोध भी इन्होंने किया। प्रतिनिधि कविताएं के रूप में हिमालय, जो आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित है, जो बच्चे के बीच और इनके बीच वार्तालाप हुई है कि बच्चे हिमालय किधर है, तो बच्चा कहता है कि मेरा पतंग जिधर जा रहा है उधर ही हिमालय है। तो उस चीज़ को, उस बात को ये मान लेते हैं जी। केदारनाथ सिंह के जीवन में 3 बातें स्पष्ट होती हैं। वो गहरा यथार्थबोध के मतलब वो गहरी सच्चाई को वो नज़रअंदाज नहीं करते थे। सच्चाई ही उनके जीवन की खास मुख्य बिंदु रही है। और गहरा यथार्थबोध, अनुभूति का वास्तविक धरातल,
बेजोड़ टटके और बिंबों के माध्यम से कविता को गतिशीलता प्रदान करते हैं। बेजोड़ टटके, टटके के मतलब तुरंत जो चीज़ है उस पर इन्होंने अपनी दृष्टि डाली और उसको कविता के रूप में लिख डाली। ये इनके व्यक्तित्व के खास प्रमुख गुण हैं। कविता में एकालाप शैली अपनाई है। एकालाप, जैसे कविता आप जगन्नाथ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्हीं की वार्तालाप आपको समझ में आएगी। जो सामने वाला इनका मित्र है उसकी बातें तो आपको सुनने के लिए मिलेगी ही नहीं, सिर्फ यही बोलते रहते हैं। इसीलिए इन्हें एकालाप शैली बोलेंगे हम। एकालाप शैली इन्होंने अपनाया है, किंतु विलाप की तरह नहीं। मैं तुम वह तीनों या कोई दो अवश्य उपस्थित होते हैं। इनके काव्य में दो लोगों की कल्पना हमेशा आपको लगेगी, दो लोग बातचीत करते हुए मिलेंगे आपको। छोटी सी कविता हिमालय की दिशा तय होती है। वहाँ बच्चा, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा और हमारे कवि दोनों के बीच की वार्तालाप है। ये इनकी प्रतिनिधि कविताएं हैं। अब आप नई कविता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसलिए कि नई कविता की ही ये रचना है आपको जो आप पढ़ रहे हैं कि नई कविता क्या है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई पूछ देगा कि नई कविता क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हो, तो आप इसे देखिए क्या है नई कविता। सप्तकों की श्रृंखला में प्रकाशित अज्ञेय जी 3 सप्तक अपनी मंडली में 3 सप्तकों में 7 कवियों को शामिल किया था। तो ये लास्ट सप्तक था, अंतिम सप्तक था। ये 1959 ईस्वी में ये सप्तक तीसरा सप्तक था। इस समय ही नई कविता की जन्म पड़ी। नई कविता की भावभूमि यहीं से शुरुआत हुई। तो नई कविता में क्या है? नई कविता में जीवन के प्रति आस्था कवियों को रहता है। वो जीवन पर विशेष ध्यान देकर ही कविता लिखा करते हैं और सच्ची अनुभूति होती है। लघु मानव की प्रतिष्ठा होती है, इसमें बौद्धिकता भी होती है और विद्रोही चेतना। इसमें अगर कविता हमारे सामने समाज में जो परिस्थितियाँ आती हैं उन्हें हम हूबहू रच देते हैं, तो विद्रोही चेतना भी इसमें आती है। और ईश्वर के प्रति आस्था नहीं, अनास्था होती है इसमें। एक कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हुई, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हुई। 5 दशकों की लंबी यात्रा, 5 दशक के बाद अब कविता में कुछ परिवर्तन आई है। क्या परिवर्तन आई है? परिवर्तन आई है कि दलित काव्य, अब दलितों के लिए भी काव्य रचा जाता है। हमारे समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें भी स्थान दिया जाता है कविता में। उनकी परिस्थितियाँ, उनकी समस्याएं को रखी जाती हैं। और भाषा मुख्यतः कैसी भाषा होती है? बोलचाल की भाषा हमारे कवि लोग अपनाते हैं कि सभी को समझ में आ जाए। लोक भाषा की प्रवृत्ति विशिष्ट है। लोक भाषा जो हमारे आसपास की जो भाषा है उसी भाषा को हम अपनाते हैं, उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। व्यंग भी है इसमें, बिंबों का विधान। और बिंब सामने कहने का मतलब कि एक प्रतिबिंब आपके सामने आएगा, एक छाया आएगा। जब आप कविता को पढ़ेंगे तो लगेगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है, बातचीत कर रहा है, उसी को हम बिंब बोलेंगे। नई कविता पूरी तरह से मुक्त छंद की कविता होती है। जो नई कविता में कविताएं रची जाती है वो मुक्त होती हैं, कोई बंधन नहीं कि आप इसमें अलंकार लगाएं, छंद लगाएं, रस लगाएं, कुछ नहीं। जैसे लिख दिया, जैसे कविता रच गई वही उसकी कविता होती है। और ये नई कविताएं इसी तरह से लिखी जाती हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी कि नई कविता क्या है। अब देखिए हमारे केदारनाथ सिंह जी कविता की यात्रा कैसे शुरुआत की, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानें। 20वीं सदी के 6ठे दशक में इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया। फिर कविता जब इन्होंने लिखा तो कविता आंदोलन के रूप में पाठकों के सामने आए ये 20वीं सदी में। फिर अपने तो इन्होंने विषय वस्तु क्या रखा? गवई किसान की संस्कृति को
और उसके टटके अछूते बिंबों को कोई कवि, नई कविता वाले कोई भी कवि इस विषय वस्तु को नहीं लिया था अपने काव्य में, इनको नई मिला, इसीलिए यहाँ टटका शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए कि गाँवी भाषा को बहुत महत्व दिए हैं, इसलिए गाँव की भाषा को ही इन्होंने अपने काव्य में भी रचा और इनके व्यक्तित्व में गाँव बसा हुआ है। आप कविता के माध्यम से पढ़ेंगे तो इन्होंने गंवई किसान जीवन और संस्कृति को लिया और उसके बाद 8वें दशक में एक मुख्य कवि, नई कविता के मुख्य कवि के रूप में उभरे। यहाँ से इनकी कविता की यात्रा शुरू होती है और इनकी कविता में ध्यान किस वस्तुओं पर देते हैं? बिंब के निर्माण में ये कविता पर ध्यान देते हैं। कविता में गतिशीलता, नाटकीय रचाव भी होती है। जब ये कविता पढ़ेंगे तो 2 लोग इसमें होते हैं, नाटक जैसा आपको अनुभव होगा, इसलिए नाटकीय रचाव की गतिशीलता पर ये विशेष ध्यान देते हैं। बिंबों के ही कारण कल्पना और मूर्तिमान की उनकी कविता में एक सक्रिय रचनात्मक भूमिका बनती है। जब बिंब हमारे सामने आएगा तो हमारे मन में कल्पना आएगी ही, इसलिए कल्पना और जो उद्देश्य से ये कविता लिखते हैं हूबहू लगेगा कि सामने मेरे प्रकट हो गया। अनुभूति परक अर्थ को उसकी पूरी ताजगी, सघनता और बहुव्यापी संदर्भों के साथ संप्रेषित करने के लिए केदारनाथ सिंह को कविता की भाषा, शैली और शिल्प पर ये ध्यान देते हैं। जब एक कविता रचते हैं तो शिल्प कैसी होनी चाहिए, शैली कैसी होनी चाहिए, जैसे लगे कि हूबहू मेरी कविता जो है, जैसी भाषा, चतुरता के साथ ये भाषा उसमें देते हैं कि मेरी कविता नई कविता के लायक सटीक बैठे, ताकि अनेक तथ्यों और सच्चाइयों का एकत्र संधान किया जा सके और कविता ऐसा रचा जाए कि उसका उद्देश्य हमें पूर्ति हो। जो उद्देश्य से हम कविता रचते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हमें होनी चाहिए। अपनी बहुप्रचारित प्रसिद्ध लंबी कविता बाघ के बाद इनकी सबसे लंबी कविता बाघ इन्होंने लिखा है। उसके बाद केदारनाथ सिंह इधर की कविताओं में संप्रेषण और सुगमता को लेकर अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया। संप्रेषण कि जब हम कविता रचें तो आपको समझ में आ जाए, संप्रेषण मेरी कविता आप तक पहुंच जाए, और सुगमता जिसमें आसानी हो समझने में, वैसी इन्होंने भाषा, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्होंने बोलचाल और संवाद की भाषा को महत्व दिया है, जो नाटकीय शैली होती है। महानगर में एक कवि गांव में अब नहीं रहते हैं, ये महानगर में रहते हैं, लेकिन महानगर में रहने के बावजूद भी अपने गांव को भूले नहीं हैं। गांव की सभी जो गांव में इनको जिनसे प्यार मिला, चाचा, ताऊ, माताजी और वगैरह वगैरह, जो गांव में महिलाएं, रिश्ते, संबंध सब होते हैं, उन सब को इन्होंने भूला नहीं। उसको इन्होंने अपना कविता में स्थान दिया है, उन पर कविताएं इन्होंने रची है। मूल धरती गांव, वहाँ के जिंदगी को भूले नहीं। गंवई और कस्बाई जीवन उनके लिए कभी भी ऐसी सच्चाई नहीं बना। गंवई और कस्बाई जीवन के मतलब कि गांव में गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, नगर हो, रहते ज़रूर हैं शहर में, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको शहर से तकलीफ़ हो रही है या मेरी मानसिकता में कोई परेशानी हो रही है तो हम उसको छोड़कर और बस शहरीकरण को अपना लें, ऐसा नहीं है। चाहे इनको जो भी तकलीफ़ झेलना पड़े, समय और परिस्थिति के अनुसार, समय और यथार्थ के अनुसार, लेकिन इन्होंने कभी घबराया नहीं और अपने को उसमें सहजते हुए जिंदगी को आगे लेकर चलते रहते हैं। आप कविताएं में देखेंगे उनकी जमीन, उनका परिवेश, उनके संबंधों का राग उनके भीतर बदस्तूर महफूज रहा है। इनका जमीन है नहीं, फिर भी ये जमीन नहीं है, इसका दुख इनके मन में नहीं है कि मेरा जमीन नहीं है। उसको मन में कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह दे दिए हैं कि चलो जमीन नहीं है तो क्या है, गांव तो है ना, मेरा जमीन था ना वहाँ। ऐसा ये कवि हैं।
और इनके मन में उनकी कविताओं की दुनिया में अंतर विभाजन की कोई फाक नहीं दिखाई देती। कभी अपने मन को दो भागों में बांटा नहीं, गांव और शहर में। इनके मन में सबके प्रति लगाव है, गांव के प्रति भी और शहर के प्रति भी। गांव हो या शहर, कस्बा हो या महानगर, सर्वत्र कवि परिवेश, चरित्र और संबंधों का एक ही सच दिखता है। कई बार आपको बताएं कि गांव हो या शहर, परिवेश गांव हो या शहर, नगर हो या कस्बा, कोई भी इनके विचार या चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संबंध और चरित्र लेकर चलते हैं, दोनों को ये आदर के साथ देखते हैं और वे झेलते भुगतते अपने को बचाए रखने से संघर्ष में निरत हैं। प्रस्तुत कविता जगन्नाथ ऊपर कही बातों की तस्दीक सी करती है, माने प्रमाण है जो हम इनके व्यक्तित्व में पढ़े, इनकी जीवनी में पढ़े, वो हम कविता में देखने को हमको हूबहू मिलेगी। हम अब तुरंत वाचन करते हैं इस कविता का। तो यही समझिए कि आपके कविता का संदर्भ है, जो आप कविता पढ़ने जा रहे हैं, कविता का यही आपका संदर्भ है कि शहर हो या गांव, कवि का मन जो है दोनों के लिए बराबर विचार उनके मन में है, सभी के साथ प्रेम है, व्यवहार है। अब हम कविता का वाचन करते हुए भावार्थ पढ़ेंगे। जगन्नाथ। अभी आपको बताए कि जगन्नाथ जो हैं इनके मित्र हैं, ये शिक्षण का कार्य करते हैं। वहीं इनको अपने मित्र से भेंट हो जाती है तो उनसे ये हाल चाल पूछते हैं। देखिए ऐसी कविता नई कविता की देन है, इसीलिए इस समय इस तरह की कविता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसमें नाटकीयता होगी, बिंब होंगे, बिंब मतलब प्रतिबिंब होगी। अभी आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई आदमी से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। ये नई कविता की देन है, ये नई कविता है, इसीलिए ऐसे लिखे हुए हैं। कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ। जगन्नाथ कवि पूछते हैं अपने मित्र से, कहते हैं कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, कितने वर्ष बाद तुम्हें देख रहा हूँ, यह गुम्मट सा क्या उग आया है तुम्हारे ललाट पर। अपने मित्र से पूछ रहे हैं। अपने मित्र को बहुत पहले जब विद्यार्थी रहे होंगे तब मित्र से इनकी भेंट हुई होगी। अब ये शहर आ गए, शहर में कभी कभी गाँव के लोगों से इन्हें मुलाकात होती है, तो इनके जगन्नाथ जो मित्र हैं, ये गांव की भाषा है जगन्नाथ, ऐसे जगन्नाथ होगा, इसका तत्सम रूप जगन्नाथ होगा, लेकिन ये तद्भव रूप जगन्नाथ है, इसलिए कि ये भाषा उनको बड़ी प्रिय है, इसलिए ऐसे ऐसे नामों से उन्हें प्यार है, प्रेम है। तो अपने मित्र से हाल चाल पूछ रहे हैं कि कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, आप कैसे हैं, प्रश्न चिन्ह है। देखिए कितने वर्ष बाद तुम्हें देख रहा हूँ, अपने मित्र को कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद आपसे मुझे भेंट हुई। ये गुम्मट सा, पहले उसके ललाट पर कोई गुम्मट नहीं था, लेकिन एक ललाट पर उभरा हुआ एक गोल सा निशान है, उसको वो पूछ रहे हैं कि ये ललाट पर तुमको क्या उगाया है, कहीं चोट लग गई, कोई बीमारी हो गया, पूछते हैं। फिर पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दिया, उनका दोस्त जो है जवाब नहीं दिए हैं। अभी फिर दूसरा प्रश्न पूछ दिए, बच्चे कैसे हैं, कैसा है वह नीम का पेड़ जहाँ बंधती थी तुम्हारी बकरी। मैं देखिए कह रहे हैं कि बच्चे कैसे हैं, पहले इनका समाचार पूछे अपने मित्र का, अब बच्चे का समाचार पूछ रहे हैं, बच्चे कैसे हैं, कैसा है वह नीम का पेड़। देखिए वो गांव में पेड़ होता है तो नीम का पेड़ है, उन पेड़ से इनको बहुत लगाव है, पूछ रहे हैं कि नीम का पेड़ कैसा है। भाई गांव से लगाव, इससे हम ये समझते हैं कि कवि को प्रकृति से प्रेम है, गांव के जो संस्कृति है उससे प्रेम है, इसलिए जगन्नाथ के बच्चे का समाचार पूछ रहे हैं, इसलिए को मिल गया है। कैसा है वह नीम का पेड़ जहाँ बंधती थी तुम्हारी बकरी। अब देखिए वो जीव है छोटी सी, उसके बारे में भी ये जानना चाह रहे हैं कि वो बकरी जो है कैसी है जो बनती थी। मैं वो पूछा नहीं, लेकिन लगा उसके हाव भाव से कि मित्र भी मेरा हाल पूछना चाह रहा है। मैं क्वेश्चन चिन्ह अपने बारे में अब ये बता रहे हैं, मैं तो बस ठीक ही हूँ, करें मैं तो बस ठीक ही हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, बक बक कर आता हूँ क्लास में।
देखिए ये अध्यापक महोदय कह रहे हैं हमारे कवि जी कि खाता हूँ पीता हूँ, मैंने खाता तो हूँ ही पीता हूँ, मैंने रोज़ की दिनचर्या मेरी रहती है, बक कराता हूँ क्लास में। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं बक कराता हूँ क्लास में, लगता है मन से नहीं पढ़ाते हैं इसलिए बोल दिए बक कराता हूँ क्लास में। देखिए यदि मिल गया समय तो दिन में भी मार ही लेता हूँ 2-1 झपकी। कह रहे हैं कि जब मुझे समय मिल जाता है तो मैं दिन में 1-2 झपकी भी ले लेता हूँ, सो जाता हूँ, कुछ झपकी ले लेता हूँ, पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक कवि को लग रहा है कि मैं अपनी शिक्षा का जिम्मेवारी सही से निभा नहीं रहा हूँ। जाता तो हूँ जरूर स्कूल, बक कर लेता हूँ, लगता है कि अपने ड्यूटी को, अपने कर्मों को सही से निभाते नहीं हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। शहर में रह गए, बस लगता है कि औपचारिकता ही निभाते हैं। यदि मिल गया और झपकी भी ले लेते हैं, ऐसे तो शिक्षक महोदय शिक्षा की बदनामी होगी। पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए कह रहे हैं कि ये मैं करता हूँ लेकिन मेरे संतोष नहीं होता, मन में लगता है मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। पर छोड़ो, तुम कैसे हो? फिर क्वेश्चन उनसे पूछ दिए कि मेरा तो यही हाल चाल है, अब तुम बताओ, छोड़ो मुझको, कैसे हो तुम, कैसा चल रहा है काम धाम, जो तुम काम करते हो वो काम कैसा चल रहा है बताओ। अरे वो उसे जाने दो। देखिए जब हर आदमी के जीवन में अच्छा वक्त आता है, बचपन से जुआ अवस्था में हर आदमी पहुंचता है। जुआ अवस्था की सपना कुछ रंगीन होती है, आदमी अच्छे अच्छे सपना देखता है, अच्छे सोचता है, लेकिन वो समय बहुत कम दिनों की होती है, तुरंत निकल जाती है। उसी दिन के याद यहाँ पर है कि अरे वो जो समय था उसे जाने दो। वह बनसुग्गों की पात थी। देखिए उसको बनसुग्गा से तुलना किया गया है, बनसुग्गों की पात थी। ऐसे भी बनसुग्गा देहात में आप देखे होंगे, हरी हरी चोंच वाली चिड़िया होती है, बनसुग्गा ही लोग उसको बोलते हैं। तो बनसुग्गा से अपने जो जवानी के दिन थे, अच्छे दिन थे, उसको ये याद कर रहे हैं। दोस्त कभी एक साथ रहे होंगे तो बातचीत होती होगी, उस बात पर थोड़ी चर्चा हो रही है। जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से, इनको लगता है कि अभी मैं जवान ही हूँ। जब अपने कभी गहराई से सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, अरे वो तो वक्त मेरा बीत गया। तो इसीलिए यहाँ पर बोले कि अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से, इसलिए ऐसे वाक्यों का यहाँ प्रयोग हुआ है। वह है तो है, छोड़ो जाने दो, था तब था, नहीं है तो ही चलती रहती है जिंदगी। करे कि जिंदगी थोड़ी एक ही स्थिति रहती है, जिंदगी तो बदलता रहता है। बचपन से जवानी, जवानी से थोड़ा बूढ़ा, फिर आगे की ज़िंदगी चलती रहती है, छोड़ो। पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना तो बड़ी राहत मिलती है जी को। कह रहे हैं कि ठीक है, कभी मैं आकाश में उड़ते हुए हरी या लाल चिड़िया को अगर देख लेता हूँ तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो वो दिन याद आ जाते हैं और मैं अपने अंदर अंदर खुश हो लेता हूँ। पर यह तो बताओ तुम्हारा जी कैसा है आजकल। अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा जी, मतलब तुम्हारा तबीयत कैसी है, क्या इधर बारिश हुई थी। अब गांव के बारे में चले, गांव के बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ गांव पर बारिश हुई थी, गांव तरफ बारिश हो रही है, खेती बाड़ी ठीक है, लहलहा रहे हैं, क्या शुरू हो गया है आमों का पकना। देखिए इनको शहर में है लेकिन गांव के आम की चिंता है कि गांव के आम जो है वो पक रहे हैं। यह एक अजब सा फल है मेरे भाई। कहते हैं कि जो शहर में सब कुछ मिलता है लेकिन प्राकृतिक प्रेम नहीं है, नैसर्गिक प्रेम वहाँ नहीं है, वहाँ प्रेम की कमी है, बस लोग जीता है। और गांव में जो प्रेम होते हैं, इसीलिए सुमित्रानंद पंत की भी पंक्ति है, भारत माता ग्राम वासिनी। हमारी भारत माता की निवास गांव में होती है, इसलिए गांव, हमारे कवियों जो हैं गांव को कभी नहीं भूले। उनकी काव्य में गांव हमेशा रहती है, गांव न रहे तो उनके काव्य अधूरा ही रहे। इसलिए हमारे नई कविता के भी कवि जो हैं वो गांव को ही विशेष ध्यान दिए। अब इनको
आम का याद आ रहा है कि अजब सा फल है मेरे भाई, सोचो तो एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया। अभी अनुभव करते हैं कि आम जब घर में लाकर रख दिया जाए तो पूरे खुशबू से घर दमदमा उठता है। तो वही याद इनको गांव की इनके जहन में अभी तक है कि वो गांव में जो आम था उसकी खुशबू, वो प्यार, वो प्रेम उनको याद आती है। अपने मित्र से ये पूछना चाहते हैं, तुम्हारे ओठ फड़क क्यों रहे हैं, तुम अब तक चुप क्यों हो मेरे भाई, जरा पास आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। उनका मित्र जो है इनके इतने प्रश्नों पर कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। अब क्या बात है, वो बोल नहीं पा रहा है। कवि के मन को चोट लगती है, मन में इनको कसक होती है कि मेरा मित्र कुछ बोला नहीं। ओठ इसको खोलने के लिए, बोलने के लिए खुले, पर ये अपनी जुबान इसकी आई नहीं बाहर। तुम्हारे ओठ फड़क क्यों रहे हैं, तुम अब तक चुप क्यों हो मेरे भाई, जरा पास आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। कह रहे हैं कवि कि आओ मेरे पास, तुमको जो कहना है वो कहो, अभी बहुत कुछ तुमसे हमको बातें करनी है। अरे तुम इस तरह खड़े क्यों हो, क्यों मुझे देख रहे हो इस तरह, क्या मेरे शब्दों से आ रही है झूठ की गंध। खुद अपने कवि कह रहे हैं कि क्यों मेरे मित्र तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मुझे देख रहे हो इस तरह निगाहें से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे शब्दों से आ रही है झूठ की गंध, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या जाना है काम पर, क्या तुम्हें जल्दी है, क्या जाना है काम पर। कह भी रहे कि क्या तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो, मैं ही बोले जा रहा हूँ, क्या तुम जाना चाहते हो अपने काम पर, तो जाओ मेरे भाई, रोकूंगा नहीं। कह रहे कि जाओ मेरे भाई, अगर तुमको काम पर जाना है, देरी हो रही है, हो सके मेरी कोई गलती होगी। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ये तो शहर में आ गए, अगर मित्र को लगता है कि खुद शहर में आ गया है और अच्छे से कमा रहा है, खा रहा है, गांव के समाचार हाल पूछकर कि कहीं औपचारिकता तो नहीं निभा रहा, यही सोचकर इनके जो मित्र हैं जगन्नाथ, वो इनसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लग रहा है कि मित्र मेरा बस औपचारिकता निभा रहा है, झूठी संवेदना व्यक्त कर रहा है। इसलिए शायद उनका मित्र जो हैं चुपचाप हैं, उनकी बातें सिर्फ सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुम तो शहर में आ गए, हम लोग तो गाँवी ज़िंदगी है, कमाने खाने के लिए शहर आते हैं और ललायित हैं शहर में आने के लिए, तुम तो आ चुके हो। शायद ऐसा इनका मित्र मन में सोच रहे हैं। रोकूंगा नहीं, जाओ, ऐसे कहते हुए मित्र को कहते हैं जाओ। उनका मित्र चला जाता है, लेकिन जाने से पहले और इस तरह वह चला जा रहा था, मुझे न देखता हुआ वो चला जा रहा है, अपने मित्र की ओर नजरें भी नहीं कर रहे हैं उनके मित्र, और उस न देखने की धार से मुझे चीरता फाड़ता हुआ मेरा बचपन का साथी जगन्नाथ। कह रहे को जा रहा है, उसके नज़र में एक तलवार जैसी धार लग रही है कि वो मुझे प्यार और प्रेम की दृष्टि से नहीं, एक उसके नज़र में एक तलवार की धार जैसी अनुभव हो रहा है कि वो मुझे चीरता फाड़ता हुआ मेरे बातों को दरकिनार करते हुए जा रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके कवि। ठीक है, इस तरह एक कविता आपकी पूर्ण हुई। इसके सारांश आपको लिखा हुआ है, इसको आप मदद ले सकते हैं, मैं इसे पढ़ा दी। अब प्रश्न है, इस पर प्रश्न है पहला, कवि को क्यों लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो कवि को गड़बड़ जरूर है इसलिए कि कितना कहने के बाद भी, नई कविता के जो कवि हैं हमारे केदारनाथ सिंह जी, लगता है कि इतना मैं बोला लेकिन मेरा मित्र जो है कोई उत्तर नहीं दिया, लगता है कि इसके मन में कुछ है, इसीलिए इनको मन में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, मैं बोले जा रहा हूँ, ये कुछ बताया नहीं, कोई समाचार नहीं बोला, लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, दूसरे प्रश्न,
देखिए दूसरा है, वह बनसुगों की पात थी, वह बनसुगों की पात थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से, वह है तो है, नहीं है तो भी चलती रहती है जिंदगी। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें और इसकी काव्य चेतना भी विचार रखें। ये लाइन जो है आपको महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इस पंक्तियां में आपको व्याख्या भी आ सकती है, सप्रसंग व्याख्या भी आ सकती है। ऐसे आशय व्याख्या भावार्थ थोड़े बहुत अंतर हैं, सब एक ही, ये प्रश्न एक हैं, उत्तर एक हैं, लेकिन प्रश्न इनके 2-3 हो सकते हैं। तो कह रहे वो बनसुगों की पात थी, प्रस्तुत पंक्तियों में बनसुगों की पात थी। कहने का मतलब कि मनुष्य के जीवन में एक जवानी एक ऐसा वक्त होता है जो हम मनुष्य जो हैं अच्छे अच्छे कल्पनाएं करते हैं। उस समय न हमें कोई चिंता होती है घर की, कोई जिम्मेवारी नहीं होती है और हम सतरंगी सपने देखा करते हैं। वही चीज़ जो हमारे मित्र को, हमारे जो कवि हैं उनको याद आ गई, तो मित्रों के बीच ये बात को रखे और कहे कि वो तो बनसुगों की पात थी, वो वक्त जो था वो बनसुगे के समान थे, उड़ गए। चलो कोई बात नहीं है, वक्त तो चलते रहता है, क्या एक स्थिति तो मनुष्य की है नहीं, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी बचपन, ऐसे ही समय कटते रहता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि को आसमान में लाल पीले डरने वाले पक्षियों को देखकर राहत मिलती है, तो वह बनसुगों की पात की उपेक्षा क्यों करता है? आप इसका क्या कारण समझते हैं? तो कवि प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि बनसुगा तो एक समय था, एक कल्पना है, अच्छी कल्पना का द्योतक, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लाल पीले डरने वाले पक्षी देखते हैं तो वो समय याद आ जाते हैं और मैं फिर से याद कर लेता हूँ कि चलो अब तो वक्त नहीं रहे, अभी भी कभी कभी नज़र आ जाते हैं, तो उस पुरानी ज़िंदगी में मैं प्रवेश कर जाता हूँ और उस वक्त को मैं याद कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे। जगन्नाथ की चुप्पी और उसके ओठों के फड़कने में क्या संबंध है? तो जगन्नाथ जो हैं वो चुपचाप हैं। इनके हमारे लेखक, हमारे कवि के बहुत सारे प्रश्नों के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं देते हैं। लगता है कि इसके मन में कुछ विरोध है, मेरी कुछ गलती हो गई होगी बचपन के समय, दोस्त मैं जब रहा हूँगा उस समय कोई गलती हो गई होगी, शायद इसलिए नहीं बोल रहा है। इसके ओठ बोलने के लिए फड़क रहे हैं लेकिन ये जुबान बाहर निकाल नहीं पा रहा है। इसीलिए हमारे कवि जो हैं कह रहे हैं कि फड़कने में क्या संबंध है, जगन्नाथ की चुप्पी और उसके ओठों के फड़कने में क्या संबंध है? तो उसके मन में कुछ विचार चल रहा होगा इनके। हो सके तो हमारे कवि जो हैं पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होंगे, जगन्नाथ पढ़ने में अच्छे होंगे, लेकिन ये ज़िंदगी के दौर में आगे निकल गए, वो बेचारा पीछे ही रह गया। ये सब उसके मन को तकलीफ दे रही होंगी। अब आगे, कविता का नायक कौन है? कविता का नायक तो ऐसे हमारे जगन्नाथ शीर्षक दिया हुआ है, हमारे कवि महोदय ने जगन्नाथ को ही ये शीर्षक दिए कि कविता के नायक। लेकिन पूरे कविता में हमारे कवि की ही बातें सुनाई देती है, कवि की ही बातें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन जो जगन्नाथ जी हैं उनकी कोई भी प्रश्न का उत्तर, ना प्रश्न ना कोई संवाद नज़र नहीं आता है। फिर भी एक मौन रहते हुए भी उनका व्यक्तित्व जो है एक प्रभावशाली है, शायद इसलिए शीर्षक जगन्नाथ रखा हुआ है। बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चे, आप अपने पाठ पुस्तक दिगंत भाग 1 में है, उसको आप अभ्यास करिएगा और कुछ परेशानी होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी परेशानी ज़रूर अवश्य हम लोग दूर करते हैं, सारे शिक्षक जो भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है बच्चों, हम अब अगले कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।